हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स चैप्टर में थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं और 2 लेक्चर्स में हमने स्टेशनरी वेव्स को अच्छे से समझा है। फर्स्ट लेक्चर में हमने थोड़ा प्रोग्रेसिव वेव और उसका सुपर पोजिशन समझा, और सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने देखा कि कैसे सुपर पोजिशन ऑफ 2 प्रोग्रेसिव वेव्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो आज हम उन्हीं स्टेशनरी वेव्स को अलग अलग केसेस में देखेंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज वेव्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। देखो, जनरली मैं एक स्टेशनरी वेव के बारे में थोड़ा सा तुमको आइडिया देता हूँ कैसे बनता है स्टेशनरी वेव। पिछले लेक्चर में ये बताया है बट फिर भी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर मेरे पास सपोज़ ये कोई रस्सी है जो यहाँ से फिक्स्ड है, जैसे ये फिक्स्ड एंड से मैंने रस्सी को फिक्स कर रखा है और यहाँ से मैं इस रस्सी पे वाइब्रेशंस इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो ये रस्सी पे कुछ ऐसी वेव बनती है, राइट। अब देखो क्या होगा, ये वेव यहाँ से जाएगी और इस डेंसर मीडियम से हिट करके रिटर्न आएगी, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होगा, है ना। तो जब रिफ्लेक्शन ऑफ वेव होता है तो देखो ये जो जाने वाली वेव है और आने वाली वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो यहाँ से एक वेव गई और यहाँ से एक वेव रिफ्लेक्ट होके आई, तो ये जो रस्सी है ना, इस पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, जिसको हमने नाम दिया था स्टेशनरी वेव्स। मतलब ये रस्सी के पार्टिकल्स अब ऐसे ऐसे ना करके दे विल बी वाइब्रेटिंग लाइक दिस। वो एक ही पर्टिकुलर लूप, एक पूरा लूप एक फेज़ में वाइब्रेट करेगा, दूसरा लूप दूसरे फेज़ में। मतलब ये कुछ ऐसा वाइब्रेशन होता है कि जिसमें एक लूप अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके नियर बाय या जस्ट एडजेसेंट लूप जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, एंड सो ऑन। ऐसा कुछ वाइब्रेशन हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो ये स्टेशनरी वेव अलग अलग जगह पे फॉर्म होती है। जैसे एक तो रस्सी वाला है, ये हमको आज पढ़ना ही है, रस्सी पे स्टेशनरी वेव। हमने खाली इसका इक्वेशन देखा है ना अब तक कि स्टेशनरी वेव का इक्वेशन क्या होता है, और ये जो पॉइंट है जिसका कुछ भी एम्पलीट्यूड नहीं है उसको नोड बोलते हैं, ये एंटी नोड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो आज यही सब यूज़ करके हम इन वेव्स का फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि कितने कितने फ्रीक्वेंसी की वेव्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हमको दिखाई पड़ती हैं वाइब्रेशन के अंदर। तो कुछ टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमको समझना है। जैसे पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स क्या है? हार्मोनिक्स का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। दीज आर द integral multiples of fundamental frequency are called harmonics। ओके, तो कोई चीज़ अगर वाइब्रेट कर रहा है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकता है। जैसे एक पेंडुलम लिया मैंने, देखो इधर ये एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। मैंने इस पर कोई पीरियोडिक फोर्स नहीं लगाया है, ध्यान देना। मैंने इसको एक डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, तो ये पेंडुलम हमेशा अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2L, ये होती है 1/2π√G/L। हमने टाइम पीरियड निकाला था ना, टाइम सिंपल पेंडुलम का, याद है पिछले चैप्टर में, 2π√L/G, जहाँ पे L होता था लेंथ ऑफ द पेंडुलम, G होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2π√G/L। तो जब भी तुम पेंडुलम को डिस्प्लेस करके छोड़ोगे तो पेंडुलम फ्रीली जब वाइब्रेट करेगा ना तो अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। हाँ, जब हम इस पे बाहर से एक पीरियोडिक फोर्स लगाना चालू करेंगे तो हो सकता है पेंडुलम उस पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लगे। अगर तुमको याद हो, हमने ये डिटेल में समझा था लास्ट के लेक्चर में, रेजोनेंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में समझी थी। तो रेजोनेंस और फोर्स्ड वाइब्रेशन अगर तुमको याद होगा तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वरना हार्मोनिक्स तो ऐसे समझ लो कि जैसे ये देखो, ये जो मेरा फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 1 टाइम्स ये एक हार्मोनिक हो जाएगा। सेकेंड हार्मोनिक क्या होगा? 2 टाइम्स n। सो इफ अ बॉडी हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी का है ऑफ n, अगर n उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, देन द हार्मोनिक्स, देखो हार्मोनिक्स लिख रहा हूँ,
देन द हार्मोनिक्स आर, क्या हो जाएंगे हार्मोनिक्स, n, 2n, 3n, 4n एंड सो ऑन, यानी सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n है, तो इसका 1 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स, इसका 4 टाइम्स एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये हार्मोनिक्स ऐसी चीज़ है जो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ये सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल है। वेयर एज एक दूसरा टर्म होता है जो हमको पढ़ना है, कॉल्ड एज ओवरटोन्स और यूजुअली टोन्स। ओवरटोन्स आर द हायर फ्रीक्वेंसीज और फ्रीक्वेंसीज हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, the frequencies higher than fundamental frequency which are actually present in the vibration। यानी जब कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हम उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करा रहे हैं, तो एक्चुअल में जो जो फ्रीक्वेंसीज हमको देखने को मिलेंगी वो होंगी टोन्स या ओवरटोन्स। टोन्स मतलब जो एक्चुअल में सारी फ्रीक्वेंसीज है, ओवरटोन्स मतलब फंडामेंटल से ज़्यादा वाली, हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए नाम दिया ओवरटोन्स। तो द फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट, हार्मोनिक्स विच आर जस्ट इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो ध्यान देना, हार्मोनिक्स एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि हार्मोनिक्स का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा। हार्मोनिक्स का वैल्यू होगा 1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या 3 टाइम्स। वेयर एज ओवरटोन्स ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक वाइब्रेशन में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो, ओवरटोन्स सारे होंगे। ओवरटोन्स मतलब ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द वाइब्रेशन। हार्मोनिक्स ऐसी फ्रीक्वेंसीज नहीं है। हार्मोनिक्स एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकली हम उसको डिफाइन करते हैं कि हाँ, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके सारे इंटीग्रल मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स। बट एक्चुअल में सारे वाइब्रेशन में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ऐसा गारंटी नहीं है। हम देखेंगे अभी धीरे धीरे वाइब्रेशंस में, जैसे स्ट्रिंग के वाइब्रेशन में देखेंगे तो स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स और सारे ओवरटोन्स मिलेंगे और सारे हार्मोनिक्स भी मिलेंगे। वेयर एज जब हम ऑर्गन पाइप का वाइब्रेशन देखेंगे तो वहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि एक तरह के ऑर्गन पाइप में खाली ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, यानी पहला वाला मिलेगा, थर्ड वाला मिलेगा, फिफ्थ वाला मिलेगा, सेवन्थ वाला मिलेगा एंड सो ऑन। तुमको सेकंड हार्मोनिक मिलेगा ही नहीं, फोर्थ हार्मोनिक मिलेगा ही नहीं। तो ये मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई कोई वाइब्रेशंस होगा जिसमें सारे हार्मोनिक्स मिल सकते हैं, कोई होगा जिसमें सारे हार्मोनिक्स नहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन करो ज़रा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ। चलो ये पॉज करके नोट डाउन करो। चलो नोट डाउन कर लिया था ना, फाइन, मैंने इंक भर लिया है। देखो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइब्रेशंस ऑन अ स्ट्रिंग या स्टेशनरी वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस हमको स्टडी करने हैं। देखो, एक अपने पास स्ट्रिंग है, कंसिडर कर लेते हैं एल लेंथ की। ये सपोज एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हमने दोनों एंड से फिक्स रखा हुआ है। अब देखो, इसमें जब हम स्टेशनरी वेव्स इंट्रोड्यूस करेंगे या जब इस पर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होंगी तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो सकती हैं, ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का स्टेशनरी वेव जो होगा उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल टोन, क्योंकि जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है, हमने बोला ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम फंडामेंटल टोन बोलते हैं या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। तो देखो क्या होगा, इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराने के तरीके कौन कौन से हैं, बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये देखो कि मैं इस स्ट्रिंग को इसके बीच वाले पार्ट से पकड़ूं और खींचूं और छोड़ दूं, मतलब इसको ऐसे खींच के छोड़ दिया तो ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे वाइब्रेट होगा, बोलो हाँ या ना। ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे वाइब्रेट होगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये जो दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं, एंड्स वाले पार्टिकल्स, ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, और जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड लेके जा रहे हैं। यानी ये दोनों क्या बन गए, नोड्स बन गए। समझ में आया या नहीं? ये दोनों क्या बन गए, नोड्स बन गए। और यहाँ क्या बन गया, एंटी नोड। समझ में आया? ये बन गया अपना एंटी नोड, दिखाई पड़ रहा है। जो सेंटर के पार्टिकल्स हैं रस्सी के, वो बन गए एंटी नोड। ऑफकोर्स एक ही पार्टिकल एंटी नोड बनेगा, तो सेंटर वाला पार्टिकल बन गया एंटी नोड और ये दोनों बन गए नोड। और अगर ये स्ट्रिंग का लेंथ है L तो ये अपना
वाइब्रेशन आ गया। अब देखो ये जो ये ऐसा वाइब्रेशन है जिसका फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। अरे देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस पर एक वेव बनी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स, या ऐसे समझ लो वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी होगी। तो यहाँ देखो वेवलेंथ बहुत बड़ी है। क्यों वेवलेंथ बड़ी है? क्योंकि दो सक्सेसिव नोड्स या दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ का आधा होता है, λ/2। हमको ये फैक्ट मालूम है ना। वी नो दैट सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स is λ/2 and therefore length of the string is equals to λ/2। हाँ या ना? अरे इतने में ही तो दो नोड्स है ना, तो ये लेंथ किसके इक्वल हो गया, λ/2 के, एंड देयरफॉर यहाँ से लैम्डा क्या मिल जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 2 × L। समझा? वेवलेंथ आता है 2 × L जो अपने को इस वाइब्रेशन के लिए मिला है। ये ऐसा वाइब्रेशन है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन है, यानी यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी है, फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कैसे मिलेगा? फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, या तुमको ये फॉर्मूला तो मालूम होगा, स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ना। तो मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी को मैं यहाँ n से डिनोट करूँगा, तो ये होता है n लैम्डा। मुझे n चाहिए तो v/λ करना पड़ेगा। तो अगर हम कंसिडर करते हैं, ध्यान दो, इफ़ द स्पीड ऑफ द वेव on the string B or is V, then the frequency of fundamental vibration, ये फंडामेंटल वाइब्रेशन है ना, फंडामेंटल वाइब्रेशन मतलब सबसे लो फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन, will be, then the frequency of fundamental vibration will be n is equals to v/λ। so therefore n is equals to v upon लैम्डा किसके इक्वल है, 2L के। ये v मुझे पता है क्या होता है, v हमने देखा था, वेव ऑन अ स्ट्रिंग का स्पीड हमने पिछले चैप्टर में देखा, सॉरी 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, साउंड चैप्टर में। ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग का स्पीड जो होता है, सिंस v इज इक्वल्स टू √T/m वेयर T इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो, एंड m इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये दो टर्म्स के बीच में, ये दो टर्म्स के इसमें हम स्पीड्स डिफाइन कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2L, और हमने v को सब्स्टिट्यूट किया तो √T/m। ये आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं फंडामेंटल टोन और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब इसका 2 टाइम्स जो होगा वो सेकंड हार्मोनिक होगा, 3 टाइम्स जो होगा वो थर्ड हार्मोनिक होगा, 4 टाइम्स जो होगा वो फोर्थ हार्मोनिक होगा। याद है हमने हार्मोनिक्स का डेफिनेशन लिखा ना, दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये पहला हार्मोनिक है, इसको याद रखना। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट हार्मोनिक, एंड दिस इज ऑल्सो, मैं सारे नाम यहीं पे लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको कन्फ्यूजन ना हो। दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल टोन, इसको फंडामेंटल टोन बोलेंगे। इसके बाद हम हायर टोन्स पढ़ेंगे, ओवरटोन्स। ओवरटोन्स का डेफिनेशन याद है, दीज आर द हायर फ्रीक्वेंसीज अदर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल के अलावा जो हायर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो ओवरटोन्स हो जाएंगी। तो ये कौन सा टोन हुआ, ये फंडामेंटल टोन हुआ। ठीक है, इसको कहीं कहीं n0 से भी डिनोट करते हैं, बट यूजुअली हम n से डिनोट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वाइब्रेशन हम पढ़ते हैं, इससे जस्ट आगे का वाइब्रेशन, उसको बोला जाएगा फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से। फर्स्ट ओवरटोन के लिए वाइब्रेशन हमको थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी का करना पड़ेगा। कैसा होगा हाई फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन, देखो ध्यान से। यही रस्सी है और इसको इसी दोनों एंड्स में फिक्स रखा है। अभी भी रस्सी का लेंथ L ही है, बस फ़र्क क्या है ध्यान दो। फ़र्क ये है कि हम अब इसमें एक लूप की जगह 2 लूप बनाएंगे। क्यों 2 लूप बनाएंगे या कैसे 2 लूप बनाएंगे, पॉसिबिलिटी है या नहीं 2 लूप बनाने की, सोचो या समझ लेते हैं।
मैंने इसको बीच में से पकड़ के खींच के छोड़ा था ना, तो ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। अब मैं इसको दो जगह से पकड़ के खींच के छोड़ूंगा, यहाँ इसके बीच में से और इसके बीच में से, तो ये रस्सी इतने पार्ट में ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो ये सेकेंड ओवरटोन बनेगा, सॉरी ये मेरा सेकेंड हार्मोनिक बनेगा, जिसके जब मैं यहाँ पकड़ के खींच के छोड़ूंगा ना, तो यहाँ एक वाइब्रेशन ऐसे प्रोड्यूस होगा, फिर इतने बचे हुए पार्ट में दूसरा वाइब्रेशन, मतलब बेसिकली दो अपने को लूप्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? दो लूप्स ऐसे, ये एक लूप और ये दूसरा लूप। ओके, ये एक स्टेशनरी वेव बनेगी। और यहाँ ध्यान से देखो, ये तो नोड है ही अभी भी, क्योंकि ये टर्मिनल या ये जो पॉइंट है फिक्स्ड है। अब यहाँ एक और नोड बन गया है और ये तो नोड है ही, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, वेवलेंथ छोटी हो गई ना। अरे वेवलेंथ छोटी हो गई ना, पहले वेवलेंथ बड़ी थी, वेवलेंथ जो थी वो 2 टाइम्स एल थी। अब ज़रा यहाँ से वेवलेंथ निकालो, ये डिस्टेंस λ/2 दो नोड के बीच का, ये डिस्टेंस λ/2, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा के इक्वल। अरे ये λ/2 ये λ/2, तो टोटल लैम्डा हो गया ना। ये तुम्हारा एंटी नोड दिख रहा है या नहीं? सो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। तो यहाँ पे देयरफॉर ये λ/2 प्लस λ/2, यानी लैम्डा विल बी इक्वल टू एल। ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ लैम्डा 2l था, यहाँ लैम्डा l आया, यानी वेवलेंथ आधी हो गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल। समझा? सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? इसको मैं n1 लिखूंगा, ये हो जाएगा v/λ, या इसको मैं λ1 ले रहा हूँ तो v/λ1। एंड देयरफॉर n1 विल बी इक्वल टू, v तो हमको मालूम है क्या है? √T/m, तो ये हो जाएगा 1/L √ T/m। ज़रा ध्यान से देखो, इसको हम क्या करेंगे? देयरफॉर n1 इज इक्वल्स टू 2 × 1/2L √ T/m। मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, उससे हुआ क्या? उससे देखो 1/2L √ T/m पूरा n है ना, तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है n1 किसके इक्वल आया? 2 टाइम्स n के। तो ये ध्यान से देखो सेकेंड हार्मोनिक बन गया ना। अरे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 टाइम्स क्या होता है? सेकेंड हार्मोनिक। तो फर्स्ट ओवरटोन किसके इक्वल है? सेकेंड हार्मोनिक के इक्वल। फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी सेकेंड हार्मोनिक के इक्वल है, ठीक है। ये नोट डाउन किया है, पॉज करके कर लेना, हम आगे और फ्रीक्वेंसीज देखते हैं ज़रा, फिर धीरे धीरे और तुमको समझ में आएगा। इसके बाद हम सेकेंड ओवरटोन देखते हैं। देखो हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग को है ना सबसे पहले एकदम मिनिमम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराया, उसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट हाई वाले फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराया, उसके नेक्स्ट हाई वाले फ्रीक्वेंसी को हमने बोला फर्स्ट ओवरटोन, फिर उसके और हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराएंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। सो दिस इज माई सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन में क्या होगा? सेकेंड ओवरटोन में हमको 3 लूप्स मिलेंगे। तो ये अपना वही स्ट्रिंग है, ठीक है, उतना ही बड़ा स्ट्रिंग है, इसका लेंथ अभी भी उतना ही है, नो इश्यूज अबाउट दैट, लेंथ इज L। बस फ़र्क क्या होगा, हमने इसको और थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, तो अब यहाँ पे हमको कितने लूप्स मिल जाएंगे? 3 लूप्स मिल जाएंगे, लाइक दिस। तो ये बन गया नोड, पहले से ये नोड ही है, फिर एक और नोड यहाँ आ गया, एक और नोड यहाँ आ गया, और ये तो नोड ही है। ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों में डिस्टेंस λ/2, इसमें λ/2, इसमें λ/2, यानी 3 λ/2। 3 λ/2 टोटल किसके इक्वल हो रहा है? L के इक्वल हो रहा है। सो देयरफॉर 3 λ/2 इज इक्वल्स टू L। तो यहाँ से लैम्डा निकाला तो 2L/3। देखो लैम्डा और कम हो गया, इसको मैं λ2 बोल देता हूँ सपोज, तो ये लैम्डा और कम हो गया। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ओवरटोन n2, ये क्या हो जाएगा? v/λ2, यानी ये हो जाएगा v तो है √T/m, और लैम्डा डिनोमिनेटर में है तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 3/2L। ज़रा ध्यान से देखो, ये है 3 × 1/2L √T/m। 1/2L √T/m क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स n। सो सेकेंड ओवरटोन किसके इक्वल है? थर्ड हार्मोनिक के इक्वल। फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक के इक्वल, सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक के इक्वल। ज़रा ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिंग है इसके वाइब्रेशन में पहला हार्मोनिक तो मिला हमको,
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दूसरा हार्मोनिक भी मिल गया, तीसरा हार्मोनिक भी मिल गया, चौथा भी मिलेगा, पांचवा भी मिलेगा, छठवां भी, यानी सारे हार्मोनिक्स इसमें प्रेजेंट है। क्या सारे हार्मोनिक्स इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो ऐसे करके अगर मैं पीथ ओवरटोन निकालूं तो ये हो जाएगा P+1 टाइम्स हार्मोनिक। ठीक है, pth overtone will be equals to P+1 times the fundamental frequency, या pth overtone is therefore in a vibrating string all harmonics are present and pth overtone is equals to P+1th हार्मोनिक। देखो ना, फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी जीरोथ ओवरटोन यानी जिसको फंडामेंटल टोन बोल रहे हैं वो फर्स्ट हार्मोनिक के इक्वल है, फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक के इक्वल है, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक के इक्वल है, पीथ ओवरटोन P+1th हार्मोनिक के इक्वल है। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन, पीथ ओवरटोन इज इक्वल्स टू P+1th हार्मोनिक। ये मैं थोड़ा एक साथ लाइन में लिखता हूँ ताकि तुमको याद रहे। इस पे क्वेश्चन जो आता है ना, तुमको ऐसे बोलेगा, शो दैट ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ये तुमको बोल देगा शो करने को। सो पीथ ओवरटोन इज P+1th हार्मोनिक, ये हम शो कर सकते हैं यहाँ से। ओके अच्छा, कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ इसको याद रखने का। याद रखने का मतलब कैसे याद करना है, क्या करना है। तो जब पहला हार्मोनिक कर रहे हैं ना हम लोग, तो एक लूप बनाना है रस्सी पे। दूसरा हार्मोनिक का डिस्कशन कर रहे हैं तो 2 लूप्स बनाना है। तीसरा का डिस्कशन कर रहे हैं तो 3 लूप्स बनाना है। चौथे का 4 लूप्स, एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, पहले दोनों एंड्स पे नोड्स होंगे, फिर बीच में एक नोड आ जाएगा, फिर बीच में 2 नोड आ जाएंगे, फिर बीच में 3 नोड आ जाएंगे, एंड सो ऑन। यानी जो फंडामेंटल टोन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट हार्मोनिक है, उसमें बीच में एक भी नोड नहीं है। फर्स्ट ओवरटोन में बीच में एक नोड है, सेकेंड ओवरटोन में बीच में 2 नोड है, थर्ड ओवरटोन में बीच में 3 नोड होगा, फोर्थ ओवरटोन में बीच में 4 नोड होगा। ऐसे करके तुम याद कर सकते हो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, बाकी कंसेप्चुअली अगर तुमको समझ में आया तो इट्स वेल एंड गुड। कंसेप्चुअली ये हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया उसके बाद उसका डबल फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ रहा है हमको वाइब्रेशन में। हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते कैसे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं बॉडी को और हाई फ्रीक्वेंसी का फोर्स लगा के, पीरियोडिक फोर्स लगा के हाई फ्रीक्वेंसी का। तो जब हम हाई फ्रीक्वेंसी का फोर्स लगा रहे हैं तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि रस्सी अपने सेकंड हार्मोनिक से वाइब्रेट कर रही है, उसके बाद रस्सी अपने थर्ड हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रही है, यानी रस्सी में सारे हार्मोनिक्स अपने को दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम जब ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे ना तो हमको दिखाई पड़ेगा कि उसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। देयर आर ओनली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट एक तरीके के ऑर्गन पाइप में। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर हम वो करते हैं। चलो, नोट डाउन कर लिया था ना। नाउ विल बी टॉकिंग वाइब्रेशंस इन ऑर्गन पाइप। सो पहले तो ऑर्गन पाइप समझते हैं क्या होता है। ऑर्गन पाइप इज बेसिकली, इन जनरल एक पाइप को ही हम ऑर्गन पाइप बोलते हैं। पहले जब बहुत पहले के टाइम में व्हेन दे यूज्ड टू मेक पाइप्स, ऑर्गन पाइप का मतलब क्या होता है, जहाँ भी पाइप के स्ट्रक्चर में साउंड वगैरह दिखाई पड़ता है, जैसे फ्लूट हो गया है ना, बांसुरी होती है एक, जैसे बैक पाइपर होता है। बैक पाइपर तुमने कभी देखा है, बहुत सारे लेंथ के, अलग अलग लेंथ के पाइप्स होते थे, उसमें एक एक में फूको तो अलग अलग आवाज़ आता है, राइट। और एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे तुमने ये एक देखा होगा कि जब भी हम ग्लास लेते हैं, सपोज जैसे ये ग्लास है और इस ग्लास में टैप वाटर से पानी भर रहे हैं हम, देखो इधर यहाँ टैप वाटर से पानी गिर रहा है ग्लास में। तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे जैसे ग्लास में पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो आवाज़ तुमको सुनाई पड़ती है वो अलग सुनाई पड़ती है। हाँ, तुमने एक ग्लास लिया, सपोज़ एक स्टील का ग्लास ले लो, या एक बाल्टी ले लो ना, सपोज़ एक बकेट लिया, उसको रख दिया है ना टैप वाटर के नीचे। जैसे जैसे टैप वाटर उसमें भरता जाएगा, जो आवाज़ आ रही थी ना पानी के गिरने की, वो चेंज होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? जो आवाज़ आती है वो आती क्यों है, सोचो। जो आवाज़ आती है ना, वो ये जब पानी गिरता है तो अंदर के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ना, उनको वाइब्रेट कराता है एनर्जी से। तो वो एयर मॉलिक्यूल्स एक तरीके का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अरे साउंड जो होता है वो एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ही तो होता है। मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ
वो क्या है, मेरे लैरिंग्स या जो मेरे वोकल कॉर्ड्स हैं वो एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल्स को मिल रहा है और ये एयर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन तुम्हारे कान पे पड़ रहा है। अब ऑफ कोर्स इसके बीच में बहुत सारा मीडियम है, मोबाइल में माइक इसको रिकॉर्ड कर रहा है, फिर तुम ट्रांसमिशन के थ्रू, आई एम नॉट गोइंग देयर, इसे सपोज कोई मेरे सामने बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो वो इंसान मेरी आवाज़ कैसे सुन सकता है? वो इंसान आवाज़ सुन सकता है बिकॉज द एयर इज़ वाइब्रेटिंग इन बिटवीन माई माउथ एंड हिज ईयर्स। वो जो एयर है उसको वाइब्रेट करा रहा हूँ मैं, कैसे? अपने वोकल कॉर्ड से। तो वैसे यहाँ ये पानी जो गिरता है ना, ये एयर के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराता है और एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अलग अलग लेंथ के होने की वजह से, जैसे देखो जब तक पानी कम था तब तक हवा ज़्यादा थी ना, तो एयर कॉलम का जो लेंथ है वो ज़्यादा था तो फ्रीक्वेंसी अलग थी। जैसे जैसे इसमें पानी भरता जा रहा है हवा कम होते जा रही है, हवा कम हो रही है यानी लेंथ ऑफ एयर कॉलम क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और जैसे जैसे हवा का लेंथ कम हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी भी चेंज होते जा रहा है। और तुमको एक चीज़ बताऊँ, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, यानी जैसे जैसे हवा का लेंथ कम होता है फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, जैसे जैसे एयर कॉलम का लेंथ कम होता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। तुमने नोटिस किया होगा जैसे जैसे बाल्टी भरने लगती है आवाज़ शार्प होने लगता है, तुमको पता चल जाता है बाल्टी भर गई है। ये सब तुम देखो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो पर कभी तुमको पता नहीं इसके पीछे का साइंस क्या है। अरे ऑफ कोर्स देखो, तुम कहीं सपोज जैसे बॉटल भर रहे हो है ना, तुम किसी से बात करते हुए बॉटल भर रहे हो, अगर जैसे सपोज तुमने बॉटल लगाया टैप वाटर के नीचे और किसी से बात कर रहे हो तो भी तुमको पता तो होता है ना कब पानी भरने वाला है। कैसे पता होता है? तुमको पता होता है बाई रिकॉग्नाइजिंग द फ्रीक्वेंसी, बाई अंडरस्टैंडिंग द फ्रीक्वेंसी, कि हाँ अब आवाज़ शार्प हो गया है, मतलब अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, मतलब अब लेंथ छोटा हो गया। किस चीज़ का लेंथ? हवा का लेंथ, यानी पानी ज़्यादा हो गया है। ओके, नाउ आई थिंक इट मस्ट हैव मेड सेंस, तुमको समझ में आया होगा कुछ। वैसे ऑर्गन पाइप में भी होता है, देखा होगा तुमने, बांसुरी जो बजाते हैं उनके बांसुरी में अलग अलग होल्स होते हैं, तुमने देखा है कि नहीं? जैसे यहाँ एक होल होगा, यहाँ एक होल होगा, यहाँ एक होल होगा, यहाँ एक, बहुत सारे होल्स होते हैं। तो वो इंसान जो बांसुरी बजा रहा है वो जब इसको क्लोज़ करता है तो अलग आवाज़ आती है, या इसको ओपन करके जब इसको क्लोज़ करता है तो अलग आवाज़ आती है, इसको क्लोज़ करता है तो अलग आवाज़ आती है, एंड सो ऑन। मल्टीपली साथ में क्लोज़ करता है तो अलग आवाज़ आती है। ये जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये सब एयर कॉलम के वाइब्रेशन पे डिपेंड करते हैं। हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है, पता है कि नहीं? कैसे? बांसुरी में जो अंदर हवा है वो वाइब्रेट हो रही है। अरे साउंड इज़ नथिंग बट वाइब्रेशंस ऑफ एयर, ये चीज़ पकड़ लो। साउंड जो होता है वो वाइब्रेशन ऑफ एयर होता है। तो हम एयर को जितने अलग तरीके से, अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराएंगे उतने अलग साउंड हमको सुनाई पड़ेंगे, समझा? तो चाहे तुम गिटार बजाओ, चाहे तुम ढोल बजाओ, चाहे तुम तबला बजाओ, चाहे तुम पियानो बजाओ, एवरीवेयर यू आर मेकिंग द एयर वाइब्रेट एट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम करेंगे, डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। तो ये अपना ऑर्गन पाइप होता है। इसका नाम ऑर्गन पाइप इसलिए है क्योंकि पहले जो ये पाइप्स बनते थे वो जानवरों के चमड़ी से बनते थे, इसीलिए इनको ऑर्गन पाइप नाम दिया गया। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। अभी तुम जानवर की चमड़ी वाला पाइप नहीं यूज़ करोगे, अभी तुम नॉर्मल कोई स्टील का या कॉपर का या इन जनरल लकड़ी वकड़ी का पाइप यूज़ करोगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स सी इन ऑर्गन पाइप। जब भी सपोज ये एक ऑर्गन पाइप है मेरे पास, तो जब भी हम वाइब्रेशंस कराते हैं, सपोज यहाँ से ये पाइप ओपन है, यहाँ से ये पाइप ओपन है, तो जब भी हम वाइब्रेशंस कराते हैं तो इस पाइप के अंदर का हवा वाइब्रेट करता है और एक बाउंड्री कंडीशन नाम की चीज़ होती है। बाउंड्री कंडीशन बोलती है कि बाउंड्री के मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, उस हिसाब से डिसाइड होगा वहाँ पे क्या बनेगा, नोड बनेगा या एंटी नोड बनेगा। अरे तुम सोचो ना, एंटी नोड कहाँ बनेगा? जहाँ पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेंगे, और पार्टिकल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ लेंगे? जहाँ पाइप ओपन है। तो ये ओपन एंड पे एक एंटी नोड बनता है, और यहाँ भी अगर ओपन एंड है तो यहाँ भी एंटी नोड बनता है। ये बाउंड्री कंडीशन का, कंडीशन बोल दो या बाउंड्री कंडीशन का रिक्वायरमेंट है। बाउंड्री कंडीशन बोलता है कि जहाँ भी पाइप ओपन होगा वहाँ एंटी नोड ही बनेगा फॉर श्योर, क्योंकि वो जगह क्या है, ओपन है, वहाँ के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, तो वहाँ के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है? वहीं पे जो एंड पाइप का क्लोज्ड होता है, जैसे एक मैंने पाइप लिया, इसका ये एंड जो है वो क्लोज्ड है और ये एंड क्या है, ओपन है, तो इस वाले पाइप में यहाँ जो है वो बनेगा नोड और यहाँ बनेगा एंटी नोड, ठीक है? अब ये बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से अगर हम जाएं तो नोड और एंटी नोड कहाँ बन रहे वो तो समझ में आ गया। जैसे हमने रस्सी में देखा ना, रस्सी जहाँ फिक्स थी, देखो ये रस्सी जहाँ पे फिक्स है वहाँ के पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, तो यहाँ तो नोड ही बनेगा ना फॉर श्योर। तो वैसे यहाँ भी है, जहाँ पाइप क्लोज्ड है वहाँ पार्टिकल्स फ्री ही नहीं है, या ऐसे समझ लो वहाँ पार्टिकल्स ही नहीं है, बहुत कम पार्टिकल्स हैं।
तो वाइब्रेशन किसका होगा, तो यहाँ नोड ही बनेगा फॉर श्योर। तो वैसे ही जैसे यहाँ पार्टिकल्स फिक्स होने की वजह से नोड बनता है, वैसे यहाँ एंड बंद होने की वजह से नोड बनता है, और जहाँ भी एंड्स ओपन होंगे वहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड। ठीक है, और एंटी नोड बनाने के लिए, एंटी नोड बनने के लिए कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस ये हैं, एक तो रेनॉल्ड्स फॉर्मूला है या रेनॉल्ड्स कंडीशन है। रेनॉल्ड ने बोला कि जो एंटी नोड बनता है ना वो जस्ट पाइप के ऊपर नहीं बनता है, मतलब ये जस्ट मतलब पाइप के बाउंड्री पे नहीं बनता है, पाइप के बाउंड्री से थोड़ा सा ऊपर बनता है। रेनॉल्ड ने बोला कि अगर पाइप का ओपनिंग यहाँ है तो एंटी नोड कुछ हाइट ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम फ्री पार्टिकल्स होते हैं ना वो जस्ट पाइप के ओपनिंग पे नहीं, जस्ट पाइप के ओपनिंग पे नहीं, उससे थोड़े से ऊपर के पार्टिकल और ज़्यादा फ्री होते हैं, क्योंकि जो एयर का वाइब्रेशन है वो ऊपर तक आ जाता है, थोड़ा एनर्जी थोड़ा सा ऊपर तक आ जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है ना एयर कॉलम का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो वाइब्रेट हो ही रही है, ये जो एक्स्ट्रा इतनी लेंथ वाइब्रेट हो रही है ना, इसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंड करेक्शन। इट इज द excess length of air column which vibrates when the stationary wave is formed in an organ pipe. So end correction बहुत important है, इसको समझ के हम चलेंगे आगे। end correction क्या होता है? it is the excess length of air column as the antinode is formed slightly above the open end or slightly ahead of the open end or slightly away from the open end। ठीक है, तो अगर दोनों ओपन एंड है तो यहाँ थोड़ा सा आगे एंटी नोड बनेगा और यहाँ थोड़ा सा आगे एंटी नोड बनेगा। और ये जो एंड करेक्शन का फॉर्मूला है वो होता है 0.3 टाइम्स डायमीटर, और ये जो D है दिस इज इनर डायमीटर ऑफ द पाइप। जो तुम्हारा पाइप तुम यूज़ कर रहे हो ऑर्गन पाइप, उसका जो इनर डायमीटर है उसका 0.3 टाइम्स ये डिस्टेंस होती है एंड करेक्शन। ये एंड करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो दो तरीके के पाइप्स हैं, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड पाइप्स, ये ओपन एंड है, और ये क्लोज्ड एट वन एंड है, तो इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं। ओके, इसको ओपन ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। ठीक है, फाइन। तो जो ओपन एंड है ज़रा ध्यान से देखो, उसमें टोटल एंड करेक्शन कितना आएगा। सो फॉर ओपन एंड ऑर्गन पाइप एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स E। हाँ या ना? अरे यहाँ भी थोड़ा ऊपर बनेगा, यहाँ भी थोड़ा ऊपर बनेगा, तो ओपन एंड में 2 टाइम्स E हो जाएगा। एंड फॉर क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप एंड करेक्शन इज इक्वल्स टू E। सिर्फ E का एंड करेक्शन होता है, यहाँ पे 2 टाइम्स E का एंड करेक्शन। ये एंड करेक्शन हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो अगर जैसे मेरे को पता करना है कि एयर की कितनी लेंथ वाइब्रेट कर रही है, तो ट्यूब का लेंथ अगर L है तो एयर का जो लेंथ हो जाएगा टोटल वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का लेंथ वो हो जाएगा L + 2E। वहीं पे यहाँ पे जो टोटल लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा L + E। तो देखो ना, ये L तुम्हारे ट्यूब का लेंथ है, उससे E डिस्टेंस ऊपर इधर भी, E डिस्टेंस नीचे इधर भी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी। तो ये L में E इधर जोड़ा और E इधर जोड़ा। इस केस में देखो एंटी नोड यहाँ कहीं बनेगा, तो ये अगर तुम्हारा स्मॉल l है तो जो कैपिटल L होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। समझ में आई बात? सो कैपिटल L क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्मॉल l जो है वो है लेंथ ऑफ ट्यूब, ओके, एंड कैपिटल L क्या है? लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर। एयर कॉलम बोलते हैं इसको यूजुअली, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। ओके, अरे इसके बीच में हवा है ना, यही हवा को हम बोल रहे हैं एयर कॉलम, बाकी और कुछ नहीं। चलो ये नोट डाउन करो। हम अब ऑर्गन पाइप पढ़ने जा रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। पहले हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। वन एंड से क्लोज्ड रहेगा तो क्या होता है।
चलो ये नोट डाउन कर लिया है ना। हाँ, गर्मी पड़ रही है बहुत। देखो ये जो ऑर्गन पाइप है ना, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत मतलब इस चैप्टर से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस तुमको ऑर्गन पाइप के मिलेंगे, ठीक है। स्टेशनरी वेव के इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तुमको कभी कभी पूछ देता है कि शो एनालिटिकली हाउ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, ये सारी चीज़ें पूछता है 3-4 मार्क के लिए। या फिर ऑर्गन पाइप पूछ देगा। ऑर्गन पाइप में इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ऑर्गन पाइप से तुमको न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, है ना, न्यूमेरिकल्स इससे बहुत आते हैं ऑर्गन पाइप से, और फिर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से, ये सबसे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक बचता है बीट्स का, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है, तो वो भी हम कवर करते हैं। पहले हम क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप पढ़ेंगे। सो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। हम पहला वाइब्रेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो फंडामेंटल वाइब्रेशन पढ़ेंगे पहले। सो फंडामेंटल टोन, फंडामेंटल टोन के बाद आएगा फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद आएगा सेकंड ओवरटोन एंड सो ऑन। फंडामेंटल टोन देखो कैसा होगा, अगर ये मेरे पास पाइप है तो सबसे लो फ्रीक्वेंसी क्या पॉसिबल होगी, सबसे लो फ्रीक्वेंसी मतलब सबसे बड़ा वेवलेंथ। सबसे बड़ा वेवलेंथ मतलब हमको एक चीज़ तो पता है कि यहाँ क्या बनेगा, नोड, और यहाँ बनेगा एंटी नोड। तो सबसे लो फ्रीक्वेंसी मतलब ये एंटी नोड और ये नोड के बीच में कुछ भी ना हो, सबसे बड़ा वेवलेंथ वही होगा, लाइक दिस। ये सबसे लो वेवलेंथ पॉसिबल है एयर कॉलम का। एयर कॉलम की लेंथ जो है ये एयर कॉलम की लेंथ, हमको मालूम है एयर कॉलम की लेंथ ई डिस्टेंस से ऊपर होती है पाइप से। ये अपना पाइप का लेंथ है ना, इससे ई डिस्टेंस ऊपर अपना एक्चुअल एयर कॉलम है। तो ये सबसे पहला फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होता है, ये नोड और ये एंटी नोड, ठीक है। और अगर ये मेरा लेंथ ऑफ ट्यूब है L, और L प्लस ई मेरा टोटल, ये कैपिटल L है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ज़रा ध्यान से। फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी देयरफॉर कैपिटल L विल बी इक्वल्स टू L प्लस ई, एंड देयरफॉर कैपिटल L किसके इक्वल आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखो, एंटी नोड और नोड के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है ना। तो एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/4। सो L किसके इक्वल आ रहा है, λ/4। कैसे, सिंस डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, ये हमने लिखा है प्रॉपर्टी, नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, λ/4। सो देयरफॉर लैम्डा किसके इक्वल आ रहा है, 4 टाइम्स L के, समझा। अब अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो एयर मीडियम यूज़ कर रहे हैं, या जो भी ऑर्गन पाइप में मीडियम है उसमें अगर स्पीड ऑफ साउंड v है, सो इफ स्पीड ऑफ साउंड इज v, देन फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v/λ, यानी v/4L, and therefore fundamental frequency is v/4 times L plus E। यूजुअली ये फॉर्मूला तुमको ज़्यादा याद रहना चाहिए, v/4L। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। दूसरा देखते हैं फर्स्ट ओवरटोन। दूसरा मतलब इसके जस्ट हाई फ्रीक्वेंसी, इससे जस्ट हाई वाला फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा, देखो यहाँ एंटी नोड है और नोड है, अब इनके बीच में एक नोड आ जाए तो वो हो गया फर्स्ट ओवरटोन। अरे देखो ना, एंटी नोड के बाद डायरेक्ट यहाँ पे नोड है, तो अगर बीच में भी एक नोड आ जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में एक नोड आएगा। ये अपना ट्यूब का लेंथ उतना ही है, L ही है, बस फ़र्क क्या हो रहा है, फ़र्क ये हो रहा है कि यहाँ अपने पास बीच में भी एक नोड आ जा रहा है, सच एज दिस। और फिर इसके बाद ये यहाँ तो नोड है, ये तो कंफर्म है ना। देखो यहाँ बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से यहाँ नोड ही रहेगा, यहाँ एंटी नोड नहीं आएगा। तो ये नोड ही है, बीच में और एक नोड आ गया है, और ये तो एंटी नोड है ही, समझा।
यस और नो बोलो। सो v/4l ये अपना लेंथ हो गया। अब यहाँ पे नोड नोड इन दोनों में डिस्टेंस कितना होता है λ/2 और यहाँ डिस्टेंस कितना है λ/4। अरे हाँ या ना। तो ये जो पूरा l है ये किसके इक्वल आ रहा है, l पूरा जो है वो इक्वल आ रहा है। सो देयरफॉर ये डिस्टेंस कितना होगा λ/2 प्लस ये λ/4, या ऐसे समझ लो नोड एंटी नोड λ/4, ये λ/4, ये 3 λ/4। So therefore 3 λ/4 is equals to L and therefore lambda is equals to क्या आता है बोलो 4 टाइम्स, अरे हाँ या ना बोलो ना, क्या आ जाएगा 4 टाइम्स L/3, 4/3L। ठीक है, ये लैम्डा सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको लैम्डा 1 बोल देते हैं। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी N1 यानी फर्स्ट ओवरटोन विल बी इक्वल टू v/λ1 विच विल बी इक्वल टू v अपॉन λ1 कितना है 4l/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 टाइम्स v/4l। ठीक है, हमको मालूम है जो टोटल या ओरिजिनल लेंथ होगा ये किसके इक्वल होगा l प्लस ई के इक्वल। तो अपना जो लेंथ आएगा वो अगर मैं कैपिटल L यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो वो 4l प्लस ई हो जाएगा। इसको मैं चलो कैपिटल L लेके चलता हूँ। कैसे कैपिटल L, हमको मालूम है ये जो 3 λ/4 है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये याद रखना, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है l प्लस ई का। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 टाइम्स l प्लस ई। यूजुअली अगर हमको एंड करेक्शन इग्नोर करने को बोलता है ना, सुनो ध्यान से, हमको एंड करेक्शन अगर इग्नोर करने को बोलता है तो हम ये ई का पार्ट छोड़ देते हैं और हम डायरेक्टली 4l स्मॉल वाला ले लेते हैं जो कि लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाता है। तो जब एंड करेक्शन इग्नोर करने को बोलेगा तो लेंथ ऑफ ट्यूब और लेंथ ऑफ एयर कॉलम सेम हो जाएगा। जब एंड करेक्शन इग्नोर नहीं करने को बोलेगा तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम जो होगा वो ट्यूब का लेंथ से ई टाइम्स प्लस ई हो जाएगा। तो ये अपना ओवरऑल 3v/4l आता है। ज़रा ध्यान से देखो ये क्या है 3 टाइम्स v/4l ना, v/4l क्या है n। सो देयरफॉर n1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स n। ये देखो कौन सा है, ये थर्ड हार्मोनिक है ना, अरे हाँ या ना, ये थर्ड हार्मोनिक आया, सेकंड हार्मोनिक गायब हो गया, अभी समझा होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड ओवरटोन। देखो फर्स्ट ओवरटोन में डायरेक्ट थर्ड हार्मोनिक मिल गया है, सेकंड ओवरटोन में क्या आएगा, सेकंड ओवरटोन में बीच में 2 नोड्स आ जाएंगे। ठीक है, हमको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ना तो नोड्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा तभी और वेव्स बीच में आएंगी। तो यहाँ बीच में 2 नोड्स आएंगे समवट लाइक दिस। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो बेटर होगा, मेरा तो डायग्राम का हालत ख़राब ही है, बट आई होप तुम्हारा अच्छा होगा। ठीक है, एंड लाइक दिस, ये अपना ओवरऑल वाइब्रेशन, और यहाँ जो है ये थोड़ा सा ऊपर होता है एंड करेक्शन के जितना। तो यहाँ एक नोड बन गया, यहाँ तो नोड ही बनेगा ये हमको मालूम है, यहाँ एक नोड बन गया और ये अपना एंटी नोड। ज़रा डिस्टेंस देखो, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, यानी टोटल 5 λ/4 है। तो सेकेंड ओवरटोन जो है, सेकेंड ओवरटोन, ये हम फर्स्ट ओवरटोन का बात कर रहे थे, सेकेंड ओवरटोन में देखो, सेकेंड ओवरटोन में 5 λ/4 जो है, इसको मैं λ2 ले लेता हूँ, ये है किसके इक्वल है, ये है लेंथ ऑफ एयर कॉलम के इक्वल जो कि है l प्लस ई। सो देयरफॉर λ2 कितना आ रहा है, λ2 आ रहा है 4l/5 यानी 4 टाइम्स l प्लस ई अपॉन 5। इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ 4l/5, सो देयरफॉर n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा v/λ2 यानी v अपॉन 4l/5 यानी 5 टाइम्स v/4l। v/4l क्या है n, ये है 5 टाइम्स n। सो देयरफॉर n2 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स n। तो डायरेक्टली कौन सा हार्मोनिक मिला, 5th हार्मोनिक। अरे हार्मोनिक क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ना, तो n का 5th मल्टीपल यानी 5th हार्मोनिक, n का 3rd मल्टीपल यानी 3rd हार्मोनिक।
सामान वामान भी गिर रहा है ग्रेविटी जोर में आज। ठीक है, सो n का थर्ड मल्टीपल यानी थर्ड हार्मोनिक, n का फिफ्थ मल्टीपल यानी फिफ्थ हार्मोनिक। ऐसे करके हमने देखा कि हमको फर्स्ट हार्मोनिक के बाद डायरेक्टली कौन सा मिलता है, थर्ड हार्मोनिक, उसके बाद डायरेक्टली फिफ्थ हार्मोनिक। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि खाली ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट्स है। खाली कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट्स है, ऑड वाले, इवन वाले गायब हैं इसमें से। तो हम एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, ये नोट डाउन कर लेना, पॉज करके मैं साइड हो गया हूँ। ठीक है, एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। देखो, अगर मुझे पीथ ओवरटोन चाहिए तो पीथ ओवरटोन किसके इक्वल होगा, कौन से हार्मोनिक के इक्वल, सो दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। क्लियरली बोल सकते हो ना, पीथ ओवरटोन 2n+1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या सॉरी 2p+1 के इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर np विल बी इक्वल्स टू 2p+1 टाइम्स n। सब्स्टिट्यूट करके देखो, जीरोथ ओवरटोन यानी फंडामेंटल टोन, जब वो चाहिए तो जीरो के इक्वल डालोगे तो ये 0 1 यानी फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन यानी 1, यहाँ 1 डालोगे तो 2+1 3 थर्ड हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन यहाँ 2 डालोगे तो 2+1 सॉरी 2 2 4+1 5 फिफ्थ हार्मोनिक। यहाँ थर्ड ओवरटोन चाहिए तो 3 3 2 6+1 सेवन्थ हार्मोनिक। सो ये अपने को रिजल्ट मिलता है जनरल फार्मूला। ये इक्वेशन नंबर 1 2, let this be equation number 3, let this be equation number 4, and let this be equation number 5 finally. So therefore pth overtone is equals to 2p+1th harmonic. तो याद रखना, therefore only odd harmonics are present in the closed end organ pipe। जब भी क्लोज्ड एंड का ऑर्गन पाइप एयर कॉलम को वाइब्रेट कराएगा तो खाली ऑड हार्मोनिक से वाइब्रेट कराएगा, यानी फर्स्ट हार्मोनिक आएगा, थर्ड हार्मोनिक आएगा, फिफ्थ आएगा, सेवन्थ आएगा एंड सो ऑन। इवन हार्मोनिक्स एब्सेंट होते हैं। तो इसका क्वेश्चन तुमको कभी कभी ऐसे पूछता है, शो दैट ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, या कभी कोई बोल देगा शो दैट नो इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन द क्लोज्ड एंड पाइप। तो यही चीज़ें बार बार घुमा के ऐसे पूछ सकता है, तुमको ये ऐसे शो करना है। ठीक है, तो ये पॉज करके नोट डाउन करो, फिर हम ओपन एंड पाइप का भी डेरिवेशन कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं। चलो नोट डाउन कर लिया था ना। नाउ विल टॉक अबाउट ओपन एंड पाइप्स या ओपन ऑर्गन पाइप का बात करते हैं। ओके, ओपन ऑर्गन पाइप मतलब ये दोनों एंड से ओपन होगा। सो वी हैव टू सी हाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव टेक्स प्लेस। देखो, अगर पाइप दोनों एंड से ओपन है तो क्लियरली समझ में आ रहा है, ओपन एंड में हमको मालूम है क्या बनता है, एंटी नोड। तो यहाँ एक एंटी नोड और यहाँ एक एंटी नोड कन्फर्म है। अच्छा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब दोनों एंटी नोड के बीच में एक ही नोड होगा। तो हम अगर फंडामेंटल टोन का बात करें, फंडामेंटल टोन, तो फंडामेंटल टोन का मतलब है कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है यानी मैक्सिमम वेवलेंथ, तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब पॉसिबल होगी, जब दोनों एंटी नोड के बीच में एक नोड तो हो कम से कम, या एक ही नोड हो। अच्छा, ये मत करना कि दोनों एंटी नोड के बीच में एक भी नोड नहीं बना है, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। दो एंटी नोड एक साथ अगल बगल नहीं हो सकते, नोड के बाद एंटी नोड ही आता है या एंटी नोड के बाद नोड ही आता है। तो कभी ऐसा गलती से मत बना देना, थोड़ा बेसिक्स मत गलत कर देना, ठीक है। एंड लाइक दिस, तो यहाँ एक एंटी नोड बन गया और यहाँ एक एंटी नोड बन गया, बीच में बन गया एक नोड। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है या मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि पॉसिबल है वो है, ठीक है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ पॉसिबल। तो इस वाले केस में देखो, मैक्सिमम वेवलेंथ है तो एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये मेरा सपोज लेंथ ऑफ ट्यूब हो गया और टोटल वाइब्रेटिंग लेंथ जो है वो है कैपिटल एल। तो अब मैं यहाँ पे एक जनरल चीज़ में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे कैपिटल एल हो जाएगा L+2E के। मैं सब जगह पे कैपिटल एल ही लिखने वाला हूँ, अब मैं स्मॉल एल नहीं लिखूँगा, ठीक है। वो पहले टाइम लिख रहे थे इसलिए लिखा था
कैपिटल एल ही लिखूंगा, जहाँ पे कैपिटल एल होता है लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, ठीक है, फाइन। और स्मॉल एल लेंथ ऑफ ट्यूब है, तो वो छोड़ो, अब हम बात करते हैं। तो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाई 2। सो सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2, सो देयरफॉर लैम्डा बाई 2 किसके इक्वल हो गया, एल के इक्वल। सो देयरफॉर लैम्डा किसके इक्वल आया, 2l के। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू v बाई लैम्डा, यानी ये हो जाएगा v बाई 2l। ज़रा ध्यान से देखो, क्लोज्ड एंड में फ्रीक्वेंसी आई थी v बाई 4l, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ रही v बाई 2l। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ज़रा सा चेंजेस होते हैं यहाँ पे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये है अपना फर्स्ट हार्मोनिक। सेकेंड ओवरटोन देखते हैं। सेकेंड ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन में क्या होगा, ध्यान दो। सेकेंड ओवरटोन में यहाँ बीच में दो नोट्स आने हैं, तो दो नोट्स कैसे आएंगे, देखो ये मेरा ऑर्गन पाइप, ऑफ कोर्स यहाँ तो एंटी नोड ही होगा, सो लेट देयर बी एंटी नोड। बस फ़र्क ये आ जाएगा कि इन दोनों एंटी नोड्स के बीच में अब दो नोड्स आ जाएंगे। तो पहला नोड सपोज़ यहाँ कहीं बन गया ये, फिर एक बीच में पूरा लूप बनेगा ताकि दो नोड्स आए ना, तो ये बीच में पूरा एक लूप बनेगा और तब जाके यहाँ फिर से क्या बनेगा, एंटी नोड, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ बना एंटी नोड, यहाँ बना एंटी नोड, यहाँ बना नोड, यहाँ बना नोड, समझा। देखो डिस्टेंस कैसे मिलेगा, टोटल डिस्टेंस, ये पूरा वाइब्रेटिंग लेंथ हो गया ना, तो वाइब्रेटिंग लेंथ किसके इक्वल हुआ, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, ये 2 लैम्डा बाई 4, ये 3 लैम्डा बाई 4, ये 4 लैम्डा बाई 4, ऐसे। या फिर दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस देखो, ये एंटी नोड है ना, तो ये दो एंटी नोड, ये एंटी नोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2, यानी 2 लैम्डा बाई 2। सो देयरफॉर 2 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एल, इसको लैम्डा 2 ले लेते हैं, सॉरी लैम्डा 1, क्योंकि फर्स्ट ओवरटोन है ना। सो 2 लैम्डा 1 बाई 2 इज़ एल। सो देयरफॉर लैम्डा 1 किसके इक्वल आ रहा है, लैम्डा 1 आ रहा है 2l बाई 2 के। मैं 2 से 2 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रखता हूँ जानबूझ के, देखो। सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी विल बी, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, n1 will be equals to v by lambda 1, which will be equal to v upon 2l by 2, and therefore n1 will be equals to 2 times v by 2l, है ना, ये 2 ऊपर गया ना, और v by 2l क्या है, n के इक्वल है, so therefore this is 2n। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। ज़रा ध्यान से देखो, therefore n1 is 2n, मतलब सेकेंड हार्मोनिक, तो फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड, अरे यार हम सेकेंड ओवरटोन नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट ओवरटोन कर रहे हैं ना। देखो अगर लाइव क्लास होता, लाइव क्लास मतलब सामने में पढ़ा रहा होता तो अब तक कोई बता देता, यहाँ कोई बताने वाला ही नहीं है, बताने वाला नहीं है मतलब कमेंट में तुम लेक्चर देखोगे और जैसे ही मैंने सेकेंड लिखा तभी तुम कमेंट कर दोगे, बाद में तुम थोड़ी देर आगे और लेक्चर देखोगे तो तुमको दिखाई पड़ेगा मैंने करेक्शन कर दिया, ठीक है। सो n1 इज इक्वल्स टू 2n। अब हम सेकेंड ओवरटोन देखते हैं। सेकेंड ओवरटोन में क्या आ जाएगा, सेकेंड ओवरटोन में यहाँ बीच में 3 नोड्स आएंगे, तो वो कैसे मिलेगा, ध्यान दो, ये अपना ट्यूब, तो यहाँ और यहाँ तो एंटी नोड ही बनने हैं, तो ये एक नोड बन गया लाइक दिस, ठीक है। फिर ये एक लूप बन जाएगा लाइक दिस, एक और लूप बनेगा, 3 नोड चाहिए ना अपने को, तो एक और लूप बनेगा लाइक दिस, ओके। एंड लास्टली यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा, एंटी नोड, ओके। तो ये अपना अभी फिर से लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम, यहाँ आया एंटी नोड, ये आया नोड, यहाँ आया एंटी नोड, ये आया नोड, ये आया एंटी नोड, ये आया नोड और ये आया एंटी नोड। डिस्टेंस देखो,
ये दो एंटी नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, ये दो एंटी नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, ये दो एंटी नोड डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, यानी देयरफॉर 3 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू L एंड देयरफॉर इसको मैं लैम्डा 2 ले लेता हूँ, तो लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2L बाई 3 एंड देयरफॉर N2 will be equals to V by lambda 2, therefore N2 is equals to V upon lambda 2 कितना है 2L by 3, यानी 3 times V by 2L, यानी N2 is equals to 3 times the fundamental frequency. Let this be equation number 4. और ये क्या बता रहा है, थर्ड हार्मोनिक. So therefore NP is equals to P plus 1 N. तो यहाँ भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट ओवरटोन मतलब सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक, सॉरी सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक एंड देन थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन. यानी पीथ ओवरटोन किसके इक्वल हो जाएगा, पीथ ओवरटोन इज इक्वल्स टू P plus 1th harmonic. So this is how you can show that all harmonics are present in the vibration. So therefore all harmonics are present in the vibration. I hope ये visible होगा, visible तो होना चाहिए. विजिबल तो है क्लियरली, सो इट्स गुड. एंड ये अपना ओपन एंड का ऑर्गन पाइप का वाइब्रेशन होता है या ओपन एंड का स्टेशनरी वेव होता है. तो ध्यान दो क्या किया है, ओपन एंड में पहले दोनों एंड्स पे एंटी नोड बनेंगे, ये तो क्लियरली मालूम है क्योंकि ओपन एंड है. तो दो एंटी नोड के बीच में मिनिमम एक नोड तो चाहिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए. उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो 2 नोड, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो 3 नोड एंड सो ऑन. ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब एक्चुअल में होंगी. ऐसे ही ऑर्गन पाइप में हवा वाइब्रेट कर सकता है. तुम सोचो ना, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में हमने बोला कि एक एंटी नोड है एक नोड है, तो बीच में पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी ना हो, क्योंकि एंटी नोड और नोड के बीच में कुछ भी नहीं होता है. कुछ भी नहीं भी हो सकता है, नोड आ सकता है, नहीं भी हो सकता है एंड सो ऑन. तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब बीच में कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब बीच में एक नोड आ जाए, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब बीच में 2 नोड आ जाए. यही सब पॉसिबिलिटी है. तुम सोचो ना, उसके बीच में फर्स्ट ओवरटोन के केस में तुम 2 नोड नहीं डाल सकते ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जो ओवरटोन्स होते हैं वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, जिनका पॉसिबिलिटी होता है होने का. हार्मोनिक्स ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं जो मैथमेटिकली पॉसिबल हैं, बट होंगी या नहीं होंगी ज़रूरी नहीं है. वो जस्ट एक मैथमेटिकल रिजल्ट है कि हाँ ये फ्रीक्वेंसीज मिल सकती हैं, बट मिलेंगी या नहीं ये गारंटी नहीं है. मिलने का गारंटी किसका है, ओवरटोन्स का. खाली ओवरटोन्स मिलने की गारंटी होती है. तो इसलिए इनका डेफिनेशन में हमने लिखा था दैट दीज आर एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज विच आर प्रेजेंट. ओके, ये सारे फॉर्मूलाज तुमको बाय हार्ट करने होंगे. इसके बाद वाला मैं एक लेक्चर जो शूट करूँगा उसमें मैं सिर्फ इन सब के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स करूँगा. सो ऑल दीज टॉपिक फार्मूलाज जितने एटलीस्ट आज के लेक्चर में जो जितने भी टॉपिक्स किए हैं ना, वो सारे फार्मूलाज तुमको बाय हार्ट करने पड़ेंगे. एक चार्ट बनाओ फार्मूलाज का. मैं पहले से बोलता आया हूँ कि हर एक चैप्टर का अपना अपना फार्मूले का चार्ट बनाने का, तभी तुमको फार्मूला याद रहेगा फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए. ठीक है. सो आई होप आज के लेक्चर में जो भी किया है समझ में आया है. ये पॉज करके कॉपी कर लेना, मैं साइड हो गया हूँ. आई थिंक इतना तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा. सो पॉज करके कॉपी कर लेना. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू कॉमेंट. और लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे बताओ, एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. दैट वुड हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि चैनल ग्रो होने के लिए ज़रूरी है. सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे.